जी गुड इवनिंग। तो कितने रख रहे हैं इसके भाई। जी डाउट्स। अच्छा एक मिनट, आज क्या कैलकुलस का टाइम है ना? हाँ आज तो वो है। ओके तो तुम्हारा ये अभी ये जो ओपन हो रहा है ना, ये भी थोड़ा टाइम लग रहा है। ये जैम 2024 का है ना, वेबसाइट पे आप भी देख सकते हो। तो जैसे आप लोग भी अगर वेबसाइट पे जाओगे ना तो सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, उसने फॉर्मेट थोड़ा अलग कर दिया है। तो फॉर्मेट का मतलब ये है कि जैसे तुम है ना यहाँ डाउनलोड करने जाओगे, यहाँ पे ना, हाँ इसमें आएगा डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स में जाके यहाँ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें जाओगे तो ये आईटी एग्जाम है सिलेबस या प्रीवियस है। 10 साल के क्वेश्चन इसने इस बार अपलोड किया हुआ है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे 2013 से 2023 तक के पेपर इसने दिए हैं इस वेबसाइट पे। तो यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। 10 साल के पेपर ये हो गए। इनफैक्ट ना 23 से 13 से 23 11 साल के हो गए, है ना। और सिलेबस के लिए यहाँ पे जाओगे तो हाँ, तो ये सिलेबस है, वही चीज है, बस इसने फॉर्मेट उसका 2023 का अलग था, इसने थोड़ा ऐसे लिखा है ना। सो हम लोग अभी ये वाला पोर्शन कर रहे हैं ना, ये कैलकुलस। ठीक है, सो अभी पहले इसके डाउट्स कुछ कर लेते हैं। बताओ भाई क्या डाउट्स हैं। हाँ एक मिनट, तो कौन सा वाला कैलकुलेशन में डाउट है? कौन से वाले क्वेश्चन में? 2 क्वेश्चन भेजे ना। यहाँ दो क्वेश्चन है, वो मैंने सॉल्यूशन किया जो आपने मेथड बताया था। हाँ तो उससे क्या था, मैं जाके लास्ट में फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे मैंने वो लगाया, वहां पे कैलकुलेशन। मतलब क्वेश्चन क्या था कि ज्योमेट्रिक में क्या निकालना है? क्वेश्चन ये अच्छा, रैंडम वेरिएबल है रिप्रेजेंट टाइम्स वाला। तो वो तुम्हें मैंने सॉल्यूशन ही भेजा था, देखा तुमने? यस सर, तो उसका जो पहला लाइन है वो सिर्फ नहीं बना पा रहे सॉल्यूशन, वहां तक पहुंच पा रहे। वो मैंने नॉर्मल सीडीएफ निकाल दिया तो फिर उससे नहीं बनता। अच्छा, तो उसका पहला लाइन क्या है उसमें जो तुम्हें सॉल्यूशन भेजे थे? इससे नहीं, उसमें थोड़ा अलग किया है। उसने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी x बराबर n। तो x बराबर n का क्या मतलब है? n नंबर ऑफ ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट x इक्वल टू n का क्या मतलब हुआ? हाँ, सो x इज इक्वल टू n का मतलब है कि n नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द 4 कंसेक्यूटिव 6, है ना। तो इसने क्या कहा, तो ये तो लास्ट के 5 वाला फिक्स कर दिया ना इसने। 1 2 3 4, ये 4 6 होगा और यहाँ नॉन नॉट 6 होगा, ये तो फिक्स है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ इसने क्या किया है, 5/6 इंटू 1/6 की पावर 4, यही ना। और फिर इसने क्या कहा है कि 5 ट्रायल तो तुम्हारा ये हो गया, तो अब जो तुम्हारा x होगा वो क्या होगा?
सो मिनिमम हाउ मेनी ट्रायल यू नीड? सर 5/6 की पावर n-4 भी तो कर सकते हैं ना। 5/6 की पावर n-4 कैसे? 4 ही फिक्स है, बाकी मतलब 4 तो फिक्स है, 1/6 1/6 1/6। अरे भाई n-4 नहीं नहीं, इधर तो कुछ भी आ सकता है। इससे पहले जो ट्रायल्स हैं उधर तो कुछ भी आ सकता है, बट ये कंडीशन है कि 4 बार लगातार 6 जो आया है ना, वो एन ट्रायल रिक्वायर्ड है कि 4 बार लगातार 6 आया है। ये बताऊंगा ना। क्वेश्चन क्या था कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट 4 कंसेक्यूटिव 6। तो हो सकता है यहाँ 6 आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 6 आ गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार 6 नहीं आने चाहिए, मतलब जहां पे 4 बार 6 आया जिस ट्रायल पे, वो तुम्हारा x है ना। उससे पहले हो सकता है 6 आया हो, 6 के बाद 5 आ गया हो, 2 बार 6 आया हो या 3 बार 6 आया हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें देखना लगातार 4 बार 6 किस ट्रायल पे आया है। तो ये तो लास्ट देखो, ये मेरा nth ट्रायल है एक्चुअली, ठीक है ना, जिसपे ये आया। तो 4 तो तुम्हारा ये हो, ये n-1th ट्रायल है, ये वाला n-2th, ये n माइनस कितना थर्ड, n-4, ये ना चेक करो n है ना, तो यहाँ पे तो तुम्हारा अब x क्या होगा यहाँ पे, तो ये फिक्स है। इसके बाद अब तुम्हारे पास जो ट्रायल है, तो देखो इससे पहले कहीं 4 बार 6 आया होगा क्या, क्वेश्चन ये है। तो मेरा पॉइंट समझ में क्या बोल रहा हूं। हमने लिया है कि जैसे मैं अगर तुम्हें एग्जांपल के लिए बोलूं, फॉर एग्जांपल x बराबर 10 है, इसका क्या मतलब हुआ। हाँ इस क्वेश्चन में, हाँ टेंथ ट्रायल पे ऐसा हुआ कंसेक्यूटिव 4 टाइम्स 6 आ गया ना। सो मैं बॉक्स 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 6 6 6 6 और यहाँ नॉट 6 होगा ना, क्योंकि है ना अगर यहाँ भी 6 आया तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब आप कहाँ पे स्टॉप हो रहे हो, जहां पे लगातार 4 बार 6 मिल जाए वहां स्टॉप हो रहे हो आप। तो मुझे बताओ इसमें ऐसा हुआ होगा क्या, इसमें ऐसा हो सकता है कि 4 बार लगातार 6 आ जाए, ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं हो सकता ना, तभी तुम यहां तक गए। अगर ऐसा होता कि पहले बार में 4 बार 6 आ गया तो आगे तुम क्यों जाओगे फिर। तुम्हारा ट्रायल x इज द नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट 4 कंसेक्यूटिव 6, तो 4 कंसेक्यूटिव अगर पहले 4 बार में मान लो आ गया तो x बराबर 4 पे स्टॉप हो जाएगा। पांचवी बार क्यों टॉस करेगा कॉइन को, वो कॉइन को तब तक ही टॉस कर, मतलब सॉरी डाई को तब तक ही रोल कर रहा है जब 4 बार लगातार 6 आ जाए। x वो है ट्रायल, लास्ट ट्रायल जहां पे 4 कंसेक्यूटिव 6 मिल जाता है। तो यहाँ पे नहीं आएगा ना। तो मुझे देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं x बराबर 10, इसका मतलब क्या हुआ कि 10वें ट्रायल पे मुझे कंसेक्यूटिव 4 टाइम्स 6 मिला। तो ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है क्यों भाई, यहाँ 6 नहीं आ सकता। तो 4 बार 6 पहली बार जहां पे कंसेक्यूटिव 4 बार 6 मिलेगा। सो दैट इज द, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी 1/6 की पावर 4, इधर से आ रहा हूं मैं 5/6। अब इसका क्या मतलब है, जो x है दैट विल टेक वैल्यू मोर देन व्हाट, तो इधर तो 4 बार 6 नहीं आया होगा ना। अब अगली बार इसके आगे ही 4 बार 6 आएगी, ये मतलब है ना, मतलब जब तुम 10 बार गए तो इसके पीछे तो 4 बार 6 नहीं आएगी। अब 6 4 बार आएगी, पहली बार जो 6 आई है 4 बार वो 10th ट्रायल पे आई है ना। द ट्रायल नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द, क्या था क्वेश्चन, ये था ना, ये क्वेश्चन था कि x with the random variable represent number of times you need to roll। अच्छा, number of times you need to roll a paired 6-sided dice until you get the 4 consecutive 6, until you get the 4 consecutive 6। तो इसका मतलब है x बराबर 10 का मतलब 10 times you need to roll to get the 4 consecutive 6। so 4 consecutive 6, so means इससे पहले ये तो 6 नहीं था, ये पक्का है, वरना अगर ये 6 होता तो गेम 9 पे ही स्टॉप हो जाती, ठीक। और इधर भी 4 बार 6 नहीं आया होगा, ये पक्का। अगली बार अगर तुम सोचो तो इसका ये मतलब है कि x मोर देन, यहाँ क्या होगा 5, ऐसा क्यों लिख रहा है मोर देन 5, कि मतलब ये पहली 5 बार जो तुम्हारी है वो तो मैं 4 बार फिक्स कर दिया, ये वाली लास्ट वाली, तो
जो x है तुम्हारा वो इस 5 बार में तो नहीं आई होगी, उसके बाद ही आई होगी ना, इसका ये मतलब हुआ। Yes. तो यही चीज यहाँ ये कर रहा है, यही चीज क्या कर रहा है, इसी को लिख रहा है ये कि प्रोबेबिलिटी x जो है मोर देन n-5, ये मतलब है x मोर देन n-5। तो इसी को बाद में करेक्ट करके लिख रहा है 5/6 और 1/6 की पावर 4 और प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n-4। तो मोर देन 5 का मतलब क्या है ना, इस यहाँ पे है मोर देन 5, तो क्या होगा x बराबर मोर देन इक्वल टू 6, ये कर सकते हो तुम यहाँ पे। Yes. तो ये चीज है, तो इसको ये एंड में यूज कर रहा है। अब ध्यान दो, अब तुम सॉल्यूशन देखो समझ आएगा। तो एंड में क्या कर रहा है, एक बार इसकी जरूरत पड़ती है उसको, तो वो उसकी जरूरत पड़ती है तो क्या करता है ये कि इसको ये यूज करता है, ये यूज करता है, वो इसकी जगह पे ये यूज करता है। और जब तुम EX लिख रहे हो तो EX का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये डिस्क्रीट में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है, अब इसको यूज करो, देखो बाकी तुम्हें भेज ही रखा, आप समझ आ जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. Yes. हाँ अब करके देखना, इसको देखना सोल्यूशन लिख रखा है, जिसने क्या किया n को 1 रखा तो x मोर देन इक्वल टू 1, तो x मोर देन इक्वल टू 1 की श्योर है ये तो, क्योंकि तुम्हें 4 कंसेक्यूटिव 6 चाहिए, तो कम से कम 4 बार तो टॉस करोगे ना, तो x मोर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगला टर्म लिखो प्लस x मोर देन इक्वल टू 2, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि मिनिमम 4 बार तो फेंकना ही है हमें। तो ये बोल रहा है x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये श्योर है कि 1 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि तुम्हें 4 कंसेक्यूटिव 6 चाहिए। x मोर देन इक्वल टू 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 हो जाएगी, तो 3 तक 1 + 1 + 1 आएगी। अगला n मोर देन इक्वल टू 4, अब अप्लाई होगा क्योंकि मिनिमम 4 यूनिट, सो अब उसके तुम वो करके फिर ये यूज हो जाएगा, तुम चेक करना उसमें जो किया होगा हो जाएगा, ठीक है। चलो और किसी को कुछ डाउट है, नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ क्वेश्चन भेज दो एक बार, क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी है अलग ही, तो उसको भेज देना देते हैं। हाँ इसका अगला पार्ट भी भेज दो, 2 पार्ट है ना। चलो तो आगे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अभी थोड़ा आज बेसिक करेंगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। लिमिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी है क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, उस पे मैंने JEE मेंस एडवांस वाले असाइनमेंट भेजे थे, आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे और असाइनमेंट है, ड्राइव में एक फोल्डर है PYQ असाइनमेंट जैम गेट टॉपिक वाइज, PYQ टॉपिक वाइज असाइनमेंट जैम/गेट, उसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत सारे, तो आपको ट्राई करो, मैं ग्रुप में ही भेजा था। क्वेश्चंस करते रहो, जो भी टॉपिक हो रहा है उसको रिवाइज करते रहो, ये है डिफरेंट बुक से, या है ना जो मैंने और भी जो दूसरे कोचिंग वाले असाइनमेंट वो भेजे थे उसको भी एक बार तुम निपटा सकते हो। 12 यूनिट है, तुम सारा सॉल्व कर लोगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक बार, है ना। मैंने भेजा था ना उसका, तो 12 अलग अलग PDF थे, तो उसको तुम अगर सॉल्व कर लो, 12 टॉपिक है जैम के, उसमें अगर तुम सॉल्व कर लो तो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, जो लोग कर रखे हैं ऑलरेडी अगर सिलेबस, नहीं तो हमारे साथ करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये रहा सिलेबस। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट्स स्टार्ट किए थे, लिमिट ऑफ वन वेरिएबल, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का हमने बेसिक डिस्कस किया था। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, तुम जानते हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस पे बेस्ड हमने जैम के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जैम गेट के, है ना। अभी यहाँ पे है रोल्स थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये तो सब लोग जानते ही हैं। तो इससे पहले मुझे लगता है एक बार मैं बेसिक ना पहले 11 12 वाला एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि उसमें, क्योंकि वन वेरिएबल वही है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पहले ये एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जो 11 12 वाला, क्योंकि ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी कॉन्सेप्ट 11 12 वाला ही है, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट उसमें ट्राई करने हैं तुम्हें, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। तो 11 12 में जो चैप्टर आपके पास है, चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो कर लो। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो कर लो। चैप्टर 7 है इंटीग्रल, चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये दोनों भी है इंटीग्रल कैलकुलस में, तो वो भी तुम्हें एक बार रिवाइज कर लोगे तो ठीक रहेगा। 5 6 7 8 क्लास 12th NCERT से तुम रिवाइज कर सकते हो, ये है।
ओके अभी क्या है, तो थोड़ा मैं एक बार, मुझे तो बेसिक से कराना ही है, तो मैं यहां से भी स्टार्ट करता हूं। तो हमने एक बेसिक्स डिस्कस किया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। अभी पहले डिस्कस करता हूं मैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसी में आ जाएगा मैक्सिमा मिनिमा, है ना, इसी में आ जाएगा आपका मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसी में आ जाएगा पूरा। उसके बाद फिर वापस आएंगे जो जान में और कंटेंट जो लिखा हुआ है सिलेबस में। तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक वन वेरिएबल वाला। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ये बेसिक्स मेनली 11th-12th वाला ही होगा ये। और क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट करने हैं, तो वो जैम के सिलेबस से दिख जाएगा, पीवाईक्यू से या गेट के पीवाईक्यू में दिख जाएगा तुम्हें कैसे क्वेश्चन आए हैं, है ना। कैलकुलस नाम का असाइनमेंट है, या क्या है, वन वेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस नाम का असाइनमेंट है, या बुक से तुम ट्राई कर सकते हो, है ना। चलो अभी बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन से एक बार स्टार्ट करते हैं जी। सर वो रैशनल और इरेशनल वाला आपने बता दिया। हाँ, रेशनल रेशनल वाले में क्या होता है, वो अगर आएंगे उसका एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन सिंपली लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन है, लेट्स से यहाँ पे है x-1 और यहाँ पे है x² फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो या इसको मैं एक में ऐसे करता हूँ, सर 140 में क्वेश्चन अपनी हाँ वो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्वेश्चन उस पे आएंगे, पीवाईक्यू वाले कोई नहीं छूटेगा, डोंट वरी। सारे क्वेश्चन अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो 2x-1 है व्हेन x बिलोंग्स टू q एंड x² व्हेन x बिलोंग्स टू q डैश, इस तरह से है, ठीक। तो जरा कुछ पहले बेसिक समझो, फिर पीवाईक्यू वाले सारे क्वेश्चन होंगे, कभी तो पीवाईक्यू कई बार होगा, टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, ईयर वाइज होगा, तो वो छूटेगा कोई क्वेश्चन नहीं। असाइनमेंट जितने दिए हैं वो सबका डिस्कशन, डाउट तो होगा ही, है ना। तुम लोग ऐसे भी छोड़ोगे थोड़ी, डाउट तो पूछोगे ना, तो डिस्कस करेंगे, है ना। ये तो यहाँ पे क्या हमारे पास, ये क्वेश्चन मान लो मैंने लिखा अगर, ठीक है, fx है 2x-1 जब x रैशनल नंबर है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देन ऑप्शन ए है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट, ऑप्शन बी है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, ऑप्शन सी है f इज कॉन्टिन्यूअस एट 1, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है ऑप्शन डी, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बताओ इनमें से क्या लगा तुम्हें करेक्ट है, जिन लोगों को आइडिया है बताओ। एक बार इसका आंसर बताओ तुम लोगों को जो समझ आ रहा है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट 1, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 1 पे, आगे बताओ। एक बार बताओ कौन MSQ है, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन लिख रहा हूं मल्टीपल सेलेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, तो तुम बताओ।
और सी सर। बी और सी सही है। यस सर, बी और सी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है इस तरह क्वेश्चन में जहां रैशनल इरेशनल अलग अलग डिफाइंड है, कैसे तुम डिसाइड करते हो? बताओ। तो सिंपली इस तरह कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब तुम कैसे डिसाइड, वही पूछ रहा हूं। देखो जब भी ऐसा फंक्शन हो रेशनल पे अलग डिफाइंड हो और इरेशनल पे अलग डिफाइंड हो, तो ये फंक्शन उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जहां पे ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों जिस पॉइंट पे इक्वल आएंगे उस पे अगर हो सकता है मोर देन वन पॉइंट आता है तो भी वो ट्रू होगा, है ना। यहां पे ऐसा मैं बना सकता था। तो सिंपली अगर तुम 2x माइनस 1 को इक्वल रख दो x स्क्वायर के, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जब भी कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा फिर। सो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो x बराबर 1। तो जस्ट x बराबर 1 ही अकेला ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है तो देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, fx अगर मैं फाइंड करूं, सो x टेंड्स टू 1 है, मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 के नेबरहुड में है, x की वैल्यू 1 के नेबरहुड में है, और 1 के नेबरहुड में क्या होता है, सिर्फ रैशनल होगा या इरेशनल भी हो सकता है। 1 के नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, दोनों हो सकता है, रेशनल रेशनल दोनों हो सकते हैं। तो अगर x टेंड्स टू 1 है, मान लो रेशनल है, तो रेशनल है तो फंक्शन चूज करोगे तुम 2x माइनस 1, उसमें x को 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1। अगर इरेशनल है, मान लो x टेंड्स टू 1, x 1 नहीं है, 1 के नेबरहुड में, 1 के आसपास है, तो 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट है ना, तुम्हें पता है ना कि एक छोटा छोटा इंटरवल बनाओ तुम, जितना छोटा हो सके, उसमें अनकाउंटेबली मेनी रेशनल, सॉरी उसमें इनफाइनाइटली मेनी रैशनल, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल है ना। अनकाउंटेबल तो इरेशनल होगा, काउंटेबल रैशनल होगा। तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी है ना रेशनल्स है, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल्स हैं। सो यहाँ पे जब x स्क्वायर लोगे तो 1 स्क्वायर, और यहाँ से भी आंसर आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा। अब कोई और पॉइंट लोगे तो होगा क्या कि इसका आंसर कुछ और आएगा, किसी और पॉइंट पे डिस्कशन करोगे लिमिट की तो, और इसका आंसर कुछ और आएगा, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लिमिट तो यूनिक होती है। तो अगर x टेंड्स टू 0 की बात कर दो, तो अगर x टेंड्स टू 0 लूं और अगर x रेशनल है, जो 0 के नेबरहुड रेशनल नंबर है, तो वहां आंसर आएगा 2 इंटू 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा। और x टेंड्स टू 0 है और x अगर इरेशनल है, तो उस केस में आंसर 0 आएगी। तो x से माइनस 1 आ रही है, x से 0 आ रही है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होनी चाहिए, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हियर। सो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, सो दिस फंक्शन ओनली लिमिट सिर्फ 1 पे एग्जिस्ट करेगा। तो कैसा ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चन में, दिस एंड दिस टू क्वांटिटी शुड बी इक्वल। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन दोनों पार्ट का, उसी पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये है ना, ये इसका मतलब 1 आ गया, और f1 तो रेशनल है, तो रेशनल पे तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 1। तो जब भी ऐसा फंक्शन डिफाइंड हो तो यू जस्ट चेक इक्वलिटी। ठीक है ना, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर है सबको? सो जैसे देखो अगला क्वेश्चन अगर लिखूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेबरहुड वाला में इरेशनल वाला सेलेक्ट हो जाएगा। क्या क्या इसमें, तो 0 के नेबरहुड में या लेफ्ट या राइट इरेशनल वाला सेलेक्ट होगा फंक्शन। 0 के नेबरहुड में इरेशनल वाला सेलेक्ट होगा। क्यों? सर वही मैं पूछ रहा हूँ, होगा या नहीं? दोनों होगा। जैसे आप अगर लिख रहे हो, मान लो अगर मैं डिस्कस करूं 0 पे, जैसे आप अगर निकाल रहे हो कि सपोज यू आर फाइंडिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 जो नंबर है, अगर मान लो 0 यहाँ पे है, तो 0 के नेबरहुड में x टेंड्स टू 0 है, तो x 0 के आसपास का नंबर है, तो x में भी रैशनल और में भी रैशनल। तो होगा क्या, जब आप अगर ऐसा लिख रहे हो, देखो ध्यान से, सो जब x अगर रेशनल है तो ये होगा 2 इंटू 0 माइनस 1, तो उसकी वैल्यू माइनस 1 आएगी। और अगर इरेशनल है x, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 स्क्वायर 0, और ये माइनस 1 अलग है, 0 अलग है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट यूनिक आनी चाहिए। तो x टेंड्स टू 0 है, तो x 0 नहीं है, 0 के आसपास है, तो वो 0 से लार्जर या स्मॉलर कोई भी रेशनल या कोई भी रेशनल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है। सो अगर
x 0 के नेबरहुड में रेशनल नंबर है तो आंसर उस तरीके से फिर ये -1 आ जाएगी, इरेशनल 0 आ जाएगी, दोनों इक्वल है नहीं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। ठीक, यस। हाँ इसमें एक और क्वेश्चन लिख रहा था। हाँ डिफरेंशियल के लिए सेम बात कह सकते हैं। डिफरेंशियलिटी में देखना पड़ेगा। डिफरेंशियलिटी में क्या होगा, अगर तुम डेरिवेटिव करो इक्वल रहेगा, कॉन्टिन्यूअस है, क्या डिफरेंशियलिटी जरूरी है? हाँ जी बाकी लोग बताओ क्या बोल सकते हैं डिफरेंस है? क्यों? सो व्हाट कैन डू, अगर डिफरेंशियलिटी यहाँ पे चेक करें मान लो हम, तो क्या डिफरेंस आएगा? अगर मान लो तुम लिख रहे हो डिफरेंशियलिटी है, क्या डेफिनेशन है? अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, लेट्स से आप अगर यहाँ पे चेक कर रहे हो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन क्या x, तो क्या आंसर आएगा? सॉरी x माइनस 1, तो इसका क्या आंसर आएगा? बताओ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? So what can you say? किसी को आंसर देंगे? अगर पूछे ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो करनी भी चाहिए। सर x टेंड्स 1 है तो 1 तो एक रैशनल नंबर होगा तो 2x माइनस 1 fx की जगह रख लेंगे। 2x माइनस 1 तुम्हें कैसे पता x रैशनल होगा? अरे x टेंड्स टू 1 है तो x 1 नहीं है, x 1 इक्वलिटी क्यों लिखे? टेंड्स टू का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x 1 के नेबरहुड का नंबर है तो 1 के आसपास का नंबर, तो 1 के आसपास तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करोगे? कोई बात नहीं, तुम अलग अलग करके देख लो। मान लो x, तुम क्या करो, जैसे मैंने लिमिट डिसाइड किया वैसे ही डिफरेंशियलिटी डिसाइड करो। सो वैसे ही तुम चेक करके देखो सेम तरीके से। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मान लो अगर x इरेशनल है, लेट्स से x अगर आपका इरेशनल है तो क्या होगा? चेक करो फिर मैं बताऊंगा आंसर इसका। तुम पहले चेक करो, x अगर रेशनल है तो क्या रखोगे तुम वहां पे? 2x माइनस 1 माइनस f1, 1 तो रेशनल ही है तो 1 पे 1 आ गया अपॉन x माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2। और अगर ये इरेशनल है तो भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यही रहेगा, तो भी आंसर 2 ही आएगा। हाँ है ना? यस सर। तो आंसर इज यस। अगर डिफरेंशिएबिलिटी लिखते हैं तो भी आंसर उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल रहेगा। सर हाँ, जबकि 0 पे ऐसा नहीं होगा, फिर से सेम लॉजिक से। ठीक है, तो ये अगर मैं लिख सकता था डिफरेंशिएबल एट 1 तो चलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? किसका डाउट है? ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आंसर यस होगा। आपको देखना इक्वल किस पॉइंट पे है। यस सर। हाँ इस क्वेश्चन में अगर मैं चेक किया तो एक वो भी तो करते हैं कि f को f से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं बराबर का है। हाँ, वो भी कर सकते हो, क्योंकि तुम उसको डिफरेंशिएट करते तो क्या आता? यहाँ पे डिफरेंशिएट कितना आता है? 2, और यहाँ पे 2x। अच्छा, तुम शुरू में यही कह रहे थे कि x को 1 रख देंगे। हाँ, यहाँ पे वो रख देंगे, यहाँ पे करेगा, तो इसका डेरिवेटिव 2 है, इसका भी 2x है, x टेंड्स टू 1 मतलब x 1 रखना है तो दोनों तरफ इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सो एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। सो fx इज डिफाइंड एज, ये आपको दे रखा है कि x when x is rational and
एंड साइन एक्स व्हेन एक्स इज इरेशनल। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है देन ऑप्शन ए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, f is continuous at x बराबर 0, f is differentiable at x बराबर 0 एंड साथ में ये भी पूछ रहा है कि f dash 0 is equal to 0। बताओ पिछले कॉन्सेप्ट यही है, तुम ट्राई करके बताओ। बोलो भाई कौन कौन सा ट्रू है इसमें से, चार में से कौन कौन सा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सर ए और बी और सी भी होगा। सो ए बी सी। अच्छा यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता तो डी भी करेक्ट हो जाता। Yes. सर डी कैसे करेक्ट होगा ये समझ में नहीं आया। डेफिनेशन लगाइए, f डैश 0 क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये f डैश 0 की डेफिनेशन है, आप अप्लाई कीजिए। सो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसको दो पार्ट में करो, दो पार्ट इन द सेंस x टेंड्स टू 0 है, एक मिनट, तो 0 के नेबरहुड रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सो है ना, तो देखो x अगर रेशनल है तो तुम क्या करोगे, अगर x रेशनल है तो रखोगे x माइनस f0 कितना होगा, 0 तो रेशनल ही है, सो 0 अपॉन x माइनस 0 जो 1 के इक्वल आ जाएगी एट द एंड। और दूसरा केस जब x इरेशनल है 0 के नेबरहुड में तो फंक्शन होगा sin x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ये भी किसके इक्वल आ गया, x टेंड्स टू 0 पे, ये भी 1 आएगा, तो एट द एंड आंसर 1 आ गया, तो इसीलिए ट्रू है। देखो तो सिंपल कंडीशन क्या है कि आपको इसको इक्वेट करना है, तो आपको x इज इक्वल टू साइन एक्स रखना है और आपको देखना है x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये किस पॉइंट पे इक्वल होता है x बराबर साइन एक्स, जस्ट 0 पे। तो ये फंक्शन 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे डिफरेंशिएबल है, और डेरिवेटिव क्या आएगी, तो डेफिनेशन से देख लो क्या आएगी, या सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर लो ना, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos, x को 0 रख दो तो cos 0 1, तो दोनों से इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव 0 पे 1 होगी। ओके है, आगे बढ़े। सो यस सर। अब आगे आपसे पूछ रहा है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज f डबल डैश 0, इसी क्वेश्चन में बताओ जरा, इसी क्वेश्चन में f डबल डैश 0 क्या होगा? जीरो होगा। 0 होगा। Yes sir. 0. कैसे? तो उसको तुम अगर पहले f डैश x निकाल लो, तो जब तुम f डैश x फाइंड कर रहे हो तो f डैश x, वहां से f डैश x निकाल लो आप, तो जब आप f डैश x फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 when x is rational and sin x है ना, cos x when x is irrational, यही ना। अब फिर से या तो तुम डेरिवेटिव, अब देखो ये दोनों इक्वल कब होगा, cos x बराबर 1 कब होगा, x बराबर 0 पे ना, 1 इज इक्वल टू cos x कब होगा, जब x बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0 है तो मतलब 0 पे ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव sin x,
x को 0 रखो तो 0 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव एट 0 जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम वो भी कर सकते थे, तो अगर ई ऑप्शन अगर मैं देता डबल डैश 0 तो ये आपका 0 मिलेगा। तो ये सब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आए हुए हैं ना, आए मिलेंगे, अभी पीवाईक्यू करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अभी, ठीक है। पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप ट्राई कर, बस कॉन्सेप्ट यही है कि इक्वलिटी रखना है उस पॉइंट पे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, पर्टिकुलर जो फंक्शन डिफाइंड है वो कंटिन्यू होना चाहिए। चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं। बाकी तुम्हारा क्या क्वेश्चन आदित्य था, वो पीवाईक्यू में लास्ट क्लास में कर रहे थे वो, हो गया सर, अच्छा यही था, ठीक है। तो बस इक्वेट करना है, वहां भी ऐसा फंक्शन है तो आपको इक्वेट करना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं क्या स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंशिएशन से। ठीक है ना। सो सिंपली आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, अरे कोई तो बताओ भाई। किसको नहीं पता, हाँ वो तो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में थोड़ा डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है, मतलब एक प्रोसेस, डेरिवेटिव क्या आउटपुट है, ये प्रोसेस एक्चुअली, तो जस्ट मैं मतलब ये डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, इट इज प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, हाँ वही गिवन फंक्शन, उतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं जा रहा मैं, इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक है ना। मतलब कोई मशीन है जिसका काम है डिफरेंशिएशन करना, तो तुम इनपुट दोगे क्या fx, तो इसका आउटपुट क्या आएगा f डैश x। सो कोई मशीन है जिसका काम है डिफरेंशिएशन, तो इसका इनपुट है fx और आउटपुट है आपका f डैश x, है ना। सो मशीन का काम है, ये ऑपरेटर है d अपॉन dx, है ना। सो इनपुट दिया, उसको ऑपरेट करके आउटपुट ये निकला, तो ये डेरिवेटिव है आपका, f डैश x आपका डेरिवेटिव है ना। तो डेरिवेटिव जो आप वर्ड यूज कर रहे हो वो ये है, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसको आप लिखते हो f डैश x, और जिसका डेफिनेशन है, जिसको अगर आप डिफाइन करोगे, मैं पहले भी डिफाइन किया था, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, है ना। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, fy माइनस fx अपॉन y माइनस x लिमिट x टेंड्स टू y, ऐसा कर लो, या उल्टा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर वैसे लग रहा हो अनकंफर्टेबल तो यू कैन राइट कि fx माइनस fy अपॉन x माइनस y व्हेन x टेंड्स टू y, तो ये आपका f डैश x ही है, ठीक है। सो f डैश x को ये लिख सकते हो, मैंने क्या लिखा है, x टेंड्स टू y, तो मुझे लगा कि क्या लिखना चाहिए, y, उल्टा हो गया ना, y टेंड्स टू x, क्योंकि मुझे आंसर एट द एंड किस में चाहिए, x में चाहिए, y में चाहिए, x में चाहिए ना, तो मेरा फाइनल आंसर x के टर्म में चाहिए, y के टर्म में चाहिए, इसका x के टर्म में चाहिए ना, तो मुझे y को अप्रोच कराना x पे, ताकि आंसर x में आए। मैं x टेंड्स टू y लिखूंगा तो आंसर y के टर्म में आ जाएगी, तो मुझे f डैश x चाहिए ना, तो मतलब x y टेंड्स टू x लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ h टेंड्स टू 0 है तो आंसर x के टर्म में आएगा, तो मुझे y को x पे अप्रोच कराना है, तो इस तरह से। सो ये हमारे पास आ गया, वो भी सही था, fy माइनस fx अपॉन y माइनस x, दैट्स फाइन। सो कैसे भी लिख लो, मर्जी आपकी। सो मेरा पहले वाला बुक में तुम्हें ये मिलेगा, जो पहले लिखा था बुक में वही मिलेगा आपको, बस fy माइनस fx अपॉन y माइनस x, और कोई अलग तो है नहीं, तुम्हें समझ आ ही रहा होगा, ऊपर से -1 कॉमन लो, डिनोमिनेटर से -1 कॉमन लो, कट गया, सेम ही बात। सो ये हो गया डेफिनेशन, लेकिन हम सीधा आएंगे अब उस पे, तो प्रूफ तो कर सकते हैं ना, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इस फॉर्मूले को, अगर आप एनसीईआरटी के टर्म में बात करोगे तो इस फॉर्मूले का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, जहां से आप इस फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हो कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, इस फॉर्मूले से आ जाता है ना, इस फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हो कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, इस फॉर्मूले से सारे जितने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो यहाँ से प्रूव हो जाएंगे, है ना। आप fx पुट करो तो f डैश x आपका उसके हिसाब से लिमिट निकलती है, सबको पता ही होगा, मतलब कहीं सॉल्व करने की जरूरत है। चलो देख लो एक क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन जैसे है ना,
प्रूव दैट, अगर किसी को बेसिक हो कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैसे आता है, ये क्वेश्चन अगर है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आता है, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कैसे आता है, इस डेफिनेशन से। ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में पुट करो एफ एक्स जगह साइन एक्स, देखो एफ डैश एक्स तुम्हारा कॉस एक्स आ जाएगा, हो गया, ठीक है ना। तो कुछ नया नहीं, अगर प्रूफ करना चाहो तो सिंपली तुम्हारे पास एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और तुम ये कहना चाह रहे हो कि एफ डैश एक्स क्या आएगा, जैसे मैंने कहा कॉस एक्स आएगा ना, तो मतलब ना लिखूं मैं, अगर मैं पूछूं कि क्या आएगा, तो सिंपली तुम ये डेफिनेशन लगा लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, तुम्हारा एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, सो ये हो गया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, और ये निकाल सकते हो लिमिट, क्या करोगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस लिमिट, बोलो भाई। सर a plus b का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो लगा सकते हो साइन ए माइनस साइन बी वाला, या साइन ए प्लस बी वाला लगा लो, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, मर्जी आपकी है ना, तो उसके हिसाब से कोई भी लिमिट लगाओ, एट द एंड मैं लिमिट अब तुम सॉल्व करना आता है तुम लोगों को, मैं लिख देता हूं, तो ये ओपन होके cos x आएगा। सो ये बस मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो, किसी को भी प्रूव करना है तो हम जस्ट कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं बेसिक्स जो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। जैसे पहला, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा, 0। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ, जैसे चलो ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लो पहले, तो साइन एक्स कॉस एक्स जो हमने अभी प्रूव किया, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो, याद तो है ही सबको, बस लिखा देता हूँ एक फॉर्मुलिटी के लिए ताकि यहां से याद रहे, माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स कितना, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, आगे आओ, तो साइन कॉस tan हो गया, पांचवा डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है जी, माइनस कोसाइन स्क्वायर, सो माइनस कोस सेकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स tan एक्स, और इन सबका प्रूफ उसी फॉर्मूले से आएगा जो मैं भी लिख रहा था एफ डैश एक्स वाला, सबका प्रूफ उससे आ जाएगा। तो सातवां डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स कितना, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये तो हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, ये सब जानते हैं, ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ मान लो ए की पावर एक्स, ए कोई नंबर है, सो यहाँ ए होगा मोर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, इसका आंसर क्या आएगा, ए रेज़ टू एक्स इनटू लॉग होती है, हाँ ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ठीक है, तो लॉग यहाँ बेस ई वाला लॉग है। फिर अगर मैं आगे बात करूं 10th फॉर्मूला अगर, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस ई वाला कितना, 1 अपॉन एक्स, बेस ई है, बेस ई नहीं होगा तो मैं बेस ई बनाना पड़ेगा उसके लिए। 11वां, तो बेसिक फंक्शंस क्या रहेगा, ये रहेगा एक्सपोनेंशियल ना, पॉलिनोमियल फंक्शन का देख लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, तो ये सब जानते हैं इस तरह से, सो ऐसा हो गया। अब आते हैं थोड़े से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, सो क्या होगा, अगर तुम आगे डिस्कस करो कि यहां से 12th डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बताओ भाई क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो मैंने भी क्या लिखा था, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, तो मैंने कहा एक मशीन है जिसका इनपुट एफ एक्स है, आउटपुट एफ डैश एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव, तो उसका इनपुट एफ डैश एक्स है, आउटपुट एफ एक्स आता है ना इंटीग्रेशन में। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या जाएगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 14 डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, सो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 15 डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, so -1 upon 1 plus x square, and 16 डेरिवेटिव ऑफ, इसको बाद में लिखते हैं ना, so
डेरिवेटिव ऑफ क्या रह गया, सेकेंड इनवर्स एक्स, बताओ भाई, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है, So 1 by mod वन बाई mod x under root x square minus 1 also वन। cos x minus सो ये आपका हो गया, तो बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, जरूरत पड़ती रहती है। सो ये तो हो गया सिंपल, कुछ रूल्स हैं। सो और कुछ जरूरत पड़ेगा तो बाद में लिख लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल और भी अगर लिखना चाहो, जैसे 18वां डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। सो ये सब आप लोगों को पता ही है, 1/2 रूट एक्स सब प्रूफ हो सकता है। 19 डेरिवेटिव ऑफ 1/x, सो -1/x²। इनफैक्ट डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर n, तो ये आएगा -n/x की पावर n+1। सो दीज आर सम फॉर्मूलाज, ठीक है। कुछ रूल्स में आ जाए तो जैसे पहला सम रूल है, तो सम रूल का मतलब क्या है, u प्लस v का डेरिवेटिव, इसको u प्लस v होल डैश लिखते हो आप लोग, तो ये सिंपल है du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v, du/dx माइनस dv/dx। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, u dv/dx प्लस v du/dx। चौथा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, ठीक है ना। सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल। सो दिस यू नो, क्या होता है u अपॉन v का डेरिवेटिव, हाँ पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। पहले u का, वरना अपोजिट साइन आएगा आपका। सो फर्स्ट यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, अपॉन v²। और पांचवा स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। सो कांस्टेंट टाइम सम फंक्शन, तो कांस्टेंट आउट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो दिस यू नो फ्रॉम बेसिक, है ना, लोअर क्लास से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब। सो ये सिंपल कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप ट्राई करो कि आपको डिफरेंट अप्रोच आता है डिफरेंशिएशन निकालने का। सो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, सिंपली आप मुझे आंसर बताओ उसका। जैसे पहला क्वेश्चन है, सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए सिंपल x की पावर x, ये जैसे हो गया। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ sin x की पावर cos x, ये सब बताइए आपको आता है। तीसरा अगर ऐसा है, इफ x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, देन बताइए dy/dx क्या आएगा। चौथा x की पावर x प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज dy/dx। सो ट्राई कीजिए, इसका आंसर बताइए। कैसा अप्रोच आता है आपको, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, इससे पहले एक और रूल होता है इसमें, चेन रूल, है ना। छठा लिख देता हूं मैं, चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है कि चेन रूल क्या होता है कि आपको डिफरेंशिएट करना होता है कॉम्पोजिशन को। जैसे एफ ओ जी ऑफ एक्स, या मैं ऐसा बोलूं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो आप, एफ को डिफरेंशिएशन जी एक्स एज इट इज, देन जी का डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल है। या अगर आप ऐसा करो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, कितने ज्यादा ब्रैकेट हो गया, 1 2 3 4, तो एक ज्यादा हो गया। सो इस तरह के है ना। अब इसका तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो पहले एफ का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, जी का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, एच का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज। सो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, एफ डैश है ना, एफ डैश जी डैश एच डैश, इस तरीके से आपका आंसर आएगा।
ठीक है। हाँ इसका आंसर बताओ। सो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये सब क्लास 11 12th का है। हाँ x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये सबको पता होगा, ठीक है। सेकेंड साइन x की पावर cos x, एक्चुअली बहुत क्लियर नहीं आ रहा विश्वास आपकी आवाज। cot x into cos x minus log sin x cos x. cot x इंटू cos x माइनस कुछ log sin x, cos x होगा। क्या log sin x है ना, ठीक है ना, sin x होगा सर cos x होगा। cos x sin x ना, सो sin x इंटू log sin x, सब पता होगा ये। जैसे अगला मैं लिखूं, अगर एक बार करो सॉल्व। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, मान लीजिए रूट x, इस तरह का क्वेश्चन है सिंपल, ये सब इजी है ना। 1/1 प्लस x इंटू 1/2 रूट x, 1/1 प्लस x, ये तो इसका tan इनवर्स का डेरिवेटिव, और रूट x का 1/2 रूट x, इस तरह से आ जाएगा। जस्ट याद दिला रहा हूँ पुराने फॉर्मूले, ठीक है। सर जी सर वो पिछली वाली साइड की कौन है? हाँ ये चेन रूल, सर वो जो ये प्रॉपर्टी लिखे ना आपने, वो तीन फंक्शन को कॉम्बिनेशन है सर, हाँ उसका एक एग्जांपल सर। हाँ इसका एक एग्जांपल, जैसे देखो तुमको डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ, फॉर एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ रूट x, ये देख लो 3 एग्जांपल, तो ये f, ये g, a h, इस तरीके से। तो करो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, बाकी एज इट इज, ठीक है, इनटू, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इनटू, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया इसके रिस्पेक्ट में, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, दिस इज, समझ आया कि नहीं। यू डिफरेंशिएट दिस फर्स्ट, देन दिस एंड देन दिस, 1/1, तो ये यहाँ पे है f डैश, बाकी एज इट इज, g डैश उसके अंदर वाला एज इट इज, h डैश ये एज इट इज। इसका एग्जांपल यहाँ पे है, जस्ट ये 2 फंक्शन ले लो, 4 भी हो सकता है, 5 भी, तो उसको बोलते चेन रूल। तो 1/1 यू डिफरेंशिएट, सो यू डिफरेंशिएट साइन with respect to all this, then you differentiate tan inverse with respect to root x, then you differentiate root x with respect to x, chain rule। ठीक है भी, बताओ भाई, ये भी ऐसे आ जाएगा, क्या आंसर है इसका, थर्ड। ट्राई करो, कितने हो गए टोटल, 5। 6th क्वेश्चन है कि इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x, देन यू टेल dy by dx। y by x, x ln y minus y x ln y minus y divided by y ln x y, बाकी लोग चेक कर लो, है ना।
और जिनको नहीं समझ आ रहा आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे भी पूछा था ना, लोग पूछते हैं वैसे ही, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले आप ट्राई करो। लेकिन ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, जीरो से। क्लास 11-12 वाले कॉन्सेप्ट हैं ये सब। तो चौथा वाला माइनस एक्स पावर वाई माइनस 1 एक्स की पावर वाई माइनस 1 वाई आगे क्या करूं, अपॉन पावर माइनस एक्स की पावर वाई माइनस 1 इनटू वाई पावर -1 है, वाई माइनस 1 पावर वाई माइनस 1 ठीक है। यस वाई प्लस वाई पावर एक्स ln वाई पावर में से वाई की पावर एक्स इनटू ln वाई डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाई, ओके, एक्स की पावर वाई ln x प्लस वाई की पावर x माइनस 1 x माइनस 1, into x ठीक है। तो सर और वो माइनस बाहर होगा अच्छा ये माइनस बाहर है, ओके, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे है, ओके। चलिए आगे। सर 6 वाले का हाँ 6 वाले क्या आएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। y नहीं आएगा, कॉस वाई हाँ cos y, ओके। सो इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट है? ये 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करूं, कोई बताओ, किसी को जरूरत है तो। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट भी बता दीजिएगा। हाँ फर्स्ट सेकेंड एक जैसा ही है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, सो यू डोंट हैव डायरेक्ट फॉर्मूला, सो यू हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट देन यू डिफरेंशिएट। सो लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड आर सिमिलर, सो कॉन्सेप्ट आई मीन ऑब्वियसली ये सबका कॉन्सेप्ट हालांकि सेम ही है। सो आई विल रिकमेंड यू टू गो टू द क्लास 12th 11th 12th book, you see differentiation there, these questions are there already, so you may follow NCERT book or any other your state board book you can use. So just revise differentiation chapter, differentiation, application of differentiation, integration, application of integration, solve all questions once again to revise all concept, ठीक है ना, because some question you will find, so from class 11 12 you will find in JAM exam also, even in PYQ you will see. So आप लोगों को रिवाइज करना है एक बार 11-12 में जो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यू जस्ट रिवाइज वंस, क्योंकि सेम सिलेबस इज देयर इन जैम इन वन वेरिएबल कैलकुलस। सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, देख लो बाकी लोग तो कर ही रखा है, तो फर्स्ट में क्या आता है, y x रेज़ टू पावर x है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू जस्ट टेक log बोथ साइड, तो आप पहले log दोनों तरफ लगाओ। लॉग क्यों लगा रहे हैं, ताकि पावर बाहर आ जाए। सो हियर यू विल हैव log y इज इक्वल टू x log x, इस तरह से। सो log y इज इक्वल टू x log x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, सो व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड, d अपॉन dx ऑफ x log x। अब आप सिंपली क्या करो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, वहां डिफरेंशिएट है ना, सो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करोगे, सो डिफरेंशिएशन ऑफ log विद रिस्पेक्ट टू y, which is log y, and y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to x into log x, तो x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 by x plus then log x as it is, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से आ जाएगा dy by dx is equal to y टाइम 1 plus log x, इस तरीके से, ठीक है।
सो dy by dx इक्वल टू y टाइम 1 प्लस लॉग x. सो ये आपका आंसर है. y यू कैन रिप्लेस, सो y यू हैव इज x raised to power x 1 plus log x. All remaining question will be solved in the similar concept. So here again you take this y, take log both sides. Similarly here directly you take log both side. Here you will have problem, you cannot apply directly log both side because log a plus b there is no formula for log a plus b. So what you have to do here, so ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हो जाएगा. You just take log, okay, you assume y like this, है ना. और ये तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड में तो डायरेक्टली है x की पावर y, y की पावर x. You take log both side directly. इस तरह से. तो यहाँ आ जाएगा आपके पास y log x is equal to x log y. Okay. Now you differentiate with respect to x and find dy by dx. Okay. So find dy by dx. So you find dy by dx here. तो सर yes. सर मैंने एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है सर, वो देखो ना डिफरेंशिएशन का. ट्राई करते हैं, ठीक है, एक मिनट. सो इसको कैसे करेंगे? सो इसके लिए यू फर्स्ट टेक अज्यूम दिस इज u, दिस इज v. सो नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो फोर्थ क्वेश्चन को, सो यू अज्यूम लाइक दिस u प्लस v इज 1. सो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0. Now your aim is to find du upon dx first. So du upon dx is same as the first question. dv upon dx you can find. So what you will do? मैं fourth question को बता रहा हूँ, देखो. So in the fourth question you have x raised to power x plus क्या रखा y raised to power x. So y raised to power x is equal to 1. So what I'm saying, if you differentiate directly, so this will be like this. So this is 0. Now you need to find differentiation separately. So you assume this is like du upon dx, this is dv upon dx. So what you are doing, so you are assuming u as x raised to power x, you are assuming v as y raised to power x. You differentiate separately. So you take log u, so you will have x log x, and in a similar way you find du upon dx from here. You take log here, so log v is x log y. Now you again differentiate both sides. Similar way you find dv upon dx. Now after finding du upon dx, dv upon dx, you replace here. So this is equal to 0 already. So you replace here and you will find. So from here आप जब value replace करोगे इसकी, so from here you will get dy by dx. So this is a hint I provided you. You try to solve. ठीक है यहाँ तक. So any more doubt? So see here, if you have any more doubt you may discuss. ग्रुप में क्या आया देखो. तो इसके साथ does not exist होना चाहिए. देखो जैसे dy by dx यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, you know what, अगर y is equal to log x है, पहले तो ये बताओ मुझे, अगर y is equal to log x है पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन y is equal to log mod x है, क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग है? दोनों फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? Are they both or they different? They are different. I mean both are same or different? नहीं. इस फंक्शन का डोमेन क्या है? So what is domain of first function? And what is domain of second function? So what is domain here? रीनेम कर दो चलो. पॉजिटिव रहेगा पहले का. यस. तो यहाँ डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इंफिनिटी, और इस फंक्शन का डोमेन क्या है? सर r होगा और 0 माइनस हो जाएगा. r एक्सेप्ट 0. तो अगर दो फंक्शन इक्वल है तो उसके डोमेन भी इक्वल होने चाहिए थे, रेंज भी इक्वल होना चाहिए. तो रेंज तो चलो सेम रहेगा, तो दोनों फंक्शन डिफरेंट है. सो बोथ आर डिफरेंट फंक्शन. ठीक है.
बिकॉज दे हैव डिफरेंट डोमेन। अगर कोई दो फंक्शन, यही कॉन्सेप्ट रैंडम वेरिएबल में होता है कि x इज इक्वल टू वाई कब होगा, है ना, तो वो एक्चुअली क्या होता है, डोमेन इक्वल हो और हर पॉइंट पे सेम वैल्यू अटेन करती हो। तो यहाँ तुम g ऑफ -1 फाइंड कर सकते हो, g ऑफ -1 वहाँ डज नॉट एग्जिस्ट होगा, सॉरी f ऑफ -1 डज नॉट एग्जिस्ट और g ऑफ -1 इज 0, ठीक है। सो बोथ आर डिफरेंट फंक्शन, तो डेरिवेटिव भी उस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करते हो है ना log x को, सो डेरिवेटिव ऑफ log x यू हैव कितना 1/x, सिंपल, ये आप जानते हो ऑलरेडी, व्हेन x इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो व्हेन यू सेपरेट दिस फंक्शन, तो ये क्या हो गया, log, दो पार्ट है ना यहाँ पे, या तो x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, जीरो तो हो नहीं सकता। तो अगर x पॉजिटिव है तो log x है और ये log -x है, यही है। So log x और log -x, so when x is positive it is log x, when x is negative it is log -x। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, so gx, so अगर यहाँ से आप फाइंड करो g dash x, so g dash x is what, so log x है तो 1/x when x is more than 0, log है ना, so 1/-x into -1 when x is negative। so in that case आंसर क्या है इसका, सॉरी पहले log का डेरिवेटिव तो क्या हो गया 1/-x, अब -x का डेरिवेटिव -1, so in both case you get 1/x only। चेक करो, तो डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, so डेरिवेटिव इज बी ऑप्शन। देखो ये माइनस माइनस कटेगा तो क्या होगा 1/x ही रहेगा फिर भी, और यहाँ 1/x ऑलरेडी है, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो इन द केस, सो आंसर ये है, चाहे ये फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों का सेम है। सो डेरिवेटिव log mod x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x ही है, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ x कोई रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। देख लो यहाँ x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव है, इसलिए डिफाइंड है, बिकॉज x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव है, log पॉजिटिव नंबर पे है, यहाँ x ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो log पॉजिटिव है यहाँ पे, सो दे आर ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, चलो तो इसका बी आंसर होगा। आंसर क्या है तुम्हारे पास कि नहीं, ऐसे ही पूछ लिया, आंसर की नहीं, हाँ नहीं है, अच्छा ठीक है, बी होगा, ठीक है। चलो तो कुछ और क्वेश्चंस देखो, तो ये ठीक है ना, यहाँ तक डाउट नहीं होगा। सो नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस लिखो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर log x, या log e की पावर x ले लो। इनफैक्ट डेरिवेटिव क्यों पूछ रहा हूं मैं, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज e raised to power log x, ठीक है ना। तो यहाँ एक्चुअली ये आपको यहाँ पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, यू नो ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये एक्चुअली दिस इज d/dx ऑफ x which is 1, d/dx ऑफ x which is 1, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। इनफैक्ट है ना, सो e raised to power एनीथिंग है ना, log मान लो gx है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट इज gx ओनली, ठीक है ना। सो ऐसा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन है, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता ना, x is equal to sin t and y is equal to cos t, so what is dy by dx, so easily कर सकते हो तुम लोग सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या आंसर आएगा इसका,
-10. ठीक है ना. सो व्हाट यू विल डू, यू कैन राइट इट एज dy/dt, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, एंड अपॉन dx/dt, यू कैन राइट दिस. सो dy/dt हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस sin t, और dx/dt आपका हो जाएगा cos t. तो ये आपका हो जाएगा माइनस tan t. चेक कर लो. तो ये आंसर आ गया. so, इसमें किसी को डाउट नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म है. So when you have x in terms of other variable, y in terms of other, so you first find dx/dt, dy/dt, divide them, so you will get dy/dx. फिर ऐसे एक कॉन्सेप्ट आता है हायर डेरिवेटिव का. तो यू नो ऑलरेडी है ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे मान लो y बराबर fx है, सो व्हेन यू डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम, सो वी राइट dy/dx, जो कि f डैश x भी लिखते हैं. सिमिलरली है ना, यू कैन डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, सो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लो. सो ये नोटेशन है, यू राइट डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन. तो ये आपने टर्म्स वहां भी देखा है. सो इवन इफ यू डिफरेंशिएट n टाइम, इसका इस तरह का नोटेशन यूज करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा. तो ऐसा आ जाएगा आपके पास. ये बताओ, जैसे तुम्हारे पास है एक फंक्शन है fx बराबर डिटर्मिनेंट लेट्स से x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है ना, फिर 1x स्क्वायर, फिर यहाँ पे मान लो है x क्यूब x, है ना, x स्क्वायर मान लो ऐसा है. सो व्हाट इज f-2, या थोड़ा आसान बना देता हूँ, व्हाट इज f-1, यू टेल. ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3. सो व्हाट इज f-1. एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं जहाँ डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसका डिफरेंशिएट पूछ रहा है आपसे, है ना. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं. बताइए, ट्राई करके आंसर बताओ सीधा सीधा. तो यहाँ डिटर्मिनेंट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब अभी बाद में जरूरत पड़ सकती है, अभी नहीं. सो इवन ओपन कर भी सकते हो, बट टू यू, तो काफी कॉम्प्लिकेट होगा. तो वैसे तुम ओपन कर लो ऐसे, है. तो मेनली सीखना है कॉन्सेप्ट क्या है. क्वेश्चन ये है ना कि कॉन्सेप्ट क्या है. तो इसका कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि यू डिफरेंशिएट फर्स्ट रो, कीप सेकंड एंड थर्ड रो एज इट इज, प्लस यू डिफरेंशिएट सेकंड रो, कीप फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एज इट इज, प्लस you keep first and second row as it is, you differentiate third row. ठीक है ना. so इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपली, तो मैं अगर इसको इन जनरल अगर बता दूं आपको, so let me write it like this. समझ आया ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. मैं जनरल दिखा देता हूं. तो जनरल क्या है, लेट्स से यहाँ पे f1x है, f2x, f3x, है ना. so मान लो यहाँ पे सपोज g1x, g2x, g3x, एंड यहाँ पे लेट्स से नया फंक्शन ले लो h1x, h2x, h3x, इस तरीके से है. सो व्हाट यू डू, आपको बस 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिखना है इसको. ठीक है. सो यहाँ रहेगा f1 डैश, f2 डैश, f3 डैश, बाकी एज इट इज, g1, g2, g3 एज इट इज, h1, h2, h3 एज इट इज. यू डिफरेंशिएट f फर्स्ट, देन यहाँ पे f1, f2, f3 एज इट इज, और h1, h2, h3 एज इट इज, g1 डैश, g2 डैश, g3 डैश, and then here you keep f1, f2, f3 as it is, g1, g2, g3 as it is, h1 dash, h2 dash, h3 dash. so ये हमारे पास है. so clear है कॉन्सेप्ट क्या करना है. जब भी डिटर्मिनेंट दिया हो तो यू डिफरेंशिएट इन दिस वे, और मैट्रिक्स दिया हो तो
ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना. सो दिस इज डिटर्मिनेंट. व्हाट इफ अ मैट्रिक्स इज गिवन, तो उस केस में हालांकि मैट्रिक्स का डिफरेंस जरा पूछेगा नहीं, मान लो कभी ऐसा होता है तो ईच जो कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो वहां ये वाला रूल नहीं चलेगा. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑल. सर फिर x बराबर 1 जो जो डिफरेंशिएट हुआ वही में पुट करना है. हाँ, नहीं पूरे में पुट करना है फिर तो. ये बिल्कुल वैसे याद रखो जैसे आप 3 टर्म का डिफरेंशिएशन जानते हो ना. जैसे आपके पास रहता है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ 3 फंक्शंस. सो you differentiate u v w as it is, u as it is derivative of v, then u v as it is derivative of w. so सेम चल रहा है ना वहां पे भी. एंड में क्या करना है तुमको, आंसर तो नंबर ही आएगा ना. f'1 पूछा था तो आंसर तो एट द एंड 1 ही आएगा. तो आपको जब 1 रखोगे तो हर जगह 1 रखना है. यहाँ भी 1, इसमें भी, इसमें भी, ये नहीं कि सिर्फ इसमें ही, सब में. तो आंसर तो नंबर आएगा ना कोई. एक कर लो क्वेश्चन जो लिखा था मैंने, देख लो. सो नाउ यू कैन डू, है ना, सिंपली जो क्वेश्चन था मैंने ये मतलब लिख लो अपने हिसाब से. बस कॉन्सेप्ट समझाना था, करना कैसे है समझ आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है ये. सो मान लो 1x x स्क्वायर x1 x स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा लिख दूं अगर x स्क्वायर x1, मान लो इस तरह का क्वेश्चन है सपोज. सो अब आपसे पूछे f डैश x पहले निकालो, तो f डैश पहले को डिफरेंस 0 1 2x, बाकी एज इट इज ये प्लस, देन फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएट सेकेंड 1 0 2x, थर्ड एज इट इज इस तरह से, एंड देन थर्ड तो 1x x स्क्वायर एज इट इज, x1 x स्क्वायर यू डिफरेंशिएट थर्ड रो, सो इट इज 2x 1 0. नाउ अगर f डैश 1 चाहिए तो आप पुट कर लो, है ना. तो इस तरीके से यू वांट f डैश 1 तो आप उन सब में वैल्यू पुट कर लो, फिर देखो सिंप्लीफाई करके. सो यू हैव टू सिंप्लीफाई, ठीक है ना. तो किसी को डाउट है तो पूछो, इफ यू हैव डाउट यू आस्क. सो एक क्वेश्चन और लिखो फिर आगे बढ़ेंगे. क्या 0 आ जाएगा? यहाँ नहीं मिलेगा ना, यहाँ मिलेगा, चेक करो. हाँ सर, यस यस, यहाँ पे 1 रखें तो 1 1 1, हाँ देखिए तो वो सही बात कर रहे हो. तो वो सारी वैल्यू तो ऐसे जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है तो उसमें 0 ही आ जाएगा. बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में क्या होता है 2 और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0. सो ठीक है, 0 + 0 + 0, तो ऐसे 0 ही आ जाएगा. अगर मैं कुछ और पॉइंट देता, मान लो 0 दे देता, 0 पे तो 0 हो जाता शायद, नहीं 0 पे हो सकता है अलग हो, नहीं 0 पे भी 0 ही हो जाएगा ना. हाँ, अगर मैं f डैश 0 पूछूं तब भी 0 हो जाएगा, f डैश 1 भी 0 है, f डैश 0 भी 0 आएगा. मैं भी मान लो f डैश 2 पूछ लिया तो वो नॉन 0 आ सकता है ना. f डैश 2 यू कैन फाइंड, तो उस तरह से आ जाएगा फिर. ठीक है ना. तो मतलब आप मेनली पर्पस है कि हाउ टू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट, ये. सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो अभी, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, मैं कोई भी क्वेश्चन लिख लो. सो दिस जस्ट अ क्वेश्चन इज, इफ cos y is equal to x cos a plus y, then dy by dx is, ऑप्शन ए में अगर आपसे पूछूं कि cos स्क्वायर a plus y अपॉन cos a, ऑप्शन बी cos स्क्वायर a अपॉन cos a plus y, ऑप्शन सी होगा साइन स्क्वायर a plus y अपॉन साइन a, एंड ऑप्शन डी आपको फाइंड करना है cos स्क्वायर a plus y अपॉन साइन a. क्या लगता है किसके इक्वल आएगा, चेक करके बताओ.
next question is fx is equal to mod x cube. So option A is f is not differentiable at x बराबर 0. Option B, f is differentiable at x बराबर 0. Option C, f is twice differentiable at x बराबर 0. Option D, f is thrice differentiable at x बराबर 0. हाँ बताइए. नहीं सर, इसमें डी. ओके, इसमें नहीं सर, ए. अच्छा, पहला ऑप्शन एफ डिफरेंशिएबल नहीं है, दूसरा एफ डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएबल है, तीसरी बार भी डिफरेंशिएबल है. Sir, f is twice differentiable. अच्छा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है. ओके, यहाँ मेरा मतलब ये था कहने का, अगर मैं ऐसे थोड़ा मैथमेटिकली लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि f डैश 0 एग्जिस्ट, f डबल डैश 0 एग्जिस्ट, ये मैं कहना चाह रहा हूँ. f ट्रिपल डैश 0 एग्जिस्ट, ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं. Sir, D होगा. A B C D. B for बॉम्बे. बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, आगरा. Sir, D. डी. MSQ भी हो सकता. तीनों होंगे. B, C, D. बी सी डी तीनों होंगे. अभी कोई ए भी कह रहा था कुछ देर पहले. बताओ भाई. तो इसमें डाउट है, सो मैं सॉल्व करूं. कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं? देखो, सो व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस, y बराबर mod x का क्यूब है ना, सो द y इज इक्वल टू mod x क्यूब है. सो व्हेन यू ओपन, तो mod x डेफिनेशन यू नो ऑलरेडी. सो ये नहीं mod x को देख के तुक्का लगा दिए कि डिफरेंशिएबल नहीं है. सिर्फ mod x है तो डिफरेंशिएबल नहीं है. अगर mod x के साथ x मल्टीप्लाई हो डिफरेंशिएबल हो जाता है. स्क्वायर या क्यूब है तो मैं चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये mod x के क्यूब का मतलब हो गया x क्यूब, अगर x मोर देन 0 है या इक्वल टू 0 है. mod x माइनस x का क्यूब, सो माइनस एक्स क्यूब एंड x लेस देन 0 है. अब तुम चेक करो, तुम डिफरेंशियलिटी की डेफिनेशन लगा लो चाहो तो भी चेक कर सकते हो. सो f डैश 0 का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0. तुम चेक करो, ये फाइंड करके देखो क्या आएगा. सो तुम्हें निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट अलग, राइट हैंड लिमिट अलग, फिर भी क्या ही फर्क पड़ेगा. तो एट द एंड दोनों बार में 0 ही आएगा. चेक करो, तुम डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, है ना. सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड फ्रॉम हेयर आल्सो. f डैश x निकालो. सो f डैश x तुम्हारा आ गया 3x स्क्वायर x मोर देन इक्वल टू 0 माइनस 3x स्क्वायर x लेस देन 0. f डबल डैश एक बार और डिफरेंशिएट कर लो. तुम अगर चाहो तो वैसे डेफिनेशन लगा तो वो भी डेफिनेशन लगा सकते हो. f डबल डैश 0 का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x माइनस f डैश 0
अपॉन x माइनस 0। सो x टेंस टू 0 लगा लो यहाँ पे, तो x टेंस टू 0 जब लगाओगे 3x स्क्वायर माइनस 0 अपॉन दिस, तो फिर भी 0 ही आएगी। चेक कर लो भाई। तो ये 6x माइनस 6x, तो यहाँ हो गया तुम्हारे पास x मोर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। अब यहाँ तुम देख लो, अगर डबल डैश 0 चाहिए 0 रखो, 0 0 देगा। तो यहाँ से तुम अगर f ट्रिपल डैश 0 चाहिए मान लो, तो उस केस में तुम्हें ये लगाना है f डबल डैश x माइनस f डबल डैश 0 अपॉन x माइनस 0। f डबल डैश x क्या है, या तो 6x या माइनस 6x। सो 0 ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा डबल डैश में ना। सो यहाँ पे 6x अपॉन x 6 आएगा और माइनस 6, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम यहीं से देख लो। अगर थोड़ा और स्टेप लिखूं मैं, सो यू विल सी दैट कि अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं इसको f ट्रिपल डैश x, तो ये 6 माइनस 6 देखो, तो f डबल डैश 0 यहाँ पे क्या होगा। एक्चुअली ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो मैं इक्वलिटी नहीं लगा सकता। सो हमें ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है ऊपर वाला। सो द f डबल डैश दिस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चेक करके देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो तुम्हारा प्लस 6 आएगा, राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे माइनस 6 आएगा। सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो 0 के राइट हैंड लिमिट पे यहाँ क्या है, अगर f ट्रिपल डैश 0 को ही फाइंड कर रहा है तो तुम्हें देखना है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव 6 आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस, तो इसका मतलब ये यहाँ से है कि f ट्रिपल डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जे डबल डेरिवेटिव इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, सॉरी मतलब डबल डेरिवेटिव फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। हाँ, सो f डबल डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, इसीलिए f ट्रिपल डैश डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। किसी को इसमें कंफ्यूजन है, यू आस्क इफ यू हैव कंफ्यूजन। सो हमने देखा कि f डैश 0 0 है, f डबल डैश 0 भी 0 है, f ट्रिपल डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये थ्राइस डिफरेंशिएबल नहीं है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। सो ये कंक्लूजन आया। इनफैक्ट यू कैन नोट कि जो f डबल डैश x था वो मॉड x के इक्वल है, यू कैन चेक। इवन द f डबल डैश x इज सॉरी 6 टाइम मॉड x ना, 6 कॉमन लोगे, सो f डबल डैश x इज 6 टाइम मॉड x। चेक कर लो भाई। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो यू आस्क मी क्वेश्चन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये वेरीफाई नहीं किया लोगों ने है ना, ये गलत है, बाकी सही है। पहला डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशिएबल तो है। सो बी और सी करेक्ट है। इस तरह एग्जाम में फंसाएगा, तुम चेक कर लो एक बारी, हाँ ये ओके है, ये ओके है, ये गलत है और ये गलत कह रहा है। तो जिनको लगा था मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, गलत बात है। वो पहले सिर्फ अकेला मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। हालांकि पता है, इसको मैं ओपन करके दिखाऊं तुम्हें तो क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। ये जो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ मॉड एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, और मॉड एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, ये ऐसा है एक्चुअली। सो ये मॉड एक्स क्यूब इज एक्स स्क्वायर टाइम मॉड एक्स, और मॉड एक्स के साथ कोई भी एक्स का फंक्शन आ गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो तुम्हें मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यू नो दैट कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, बट अगर कभी ऐसा हो कि x की पावर अल्फा टाइम मॉड x है, मान लो इस तरह से, सो दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन, कब होगा ऐसा, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन है ना, अल्फा स्ट्रिक्टली मोर देन 0, इक्वल टू पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अगर अल्फा कोई नंबर 1/100 भी है तो भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 पे। अच्छा, ग्रेटर देन 0 काफी है या मोर देन 1 चाहिए मुझे,
चेक करो, मोर देन 1 चाहिए आई थिंक, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे कटेगा भी तो x। चेक करो ये क्या चाहिए तुम्हें, मोर देन इक्वल टू 1। अच्छा एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ये मैं ऐसे ही अभी देखना पड़ेगा। तो एग्जांपल ले लो, मान लो fx तुम्हारा है, फॉर एग्जांपल अभी था ना कि अगर x की पावर 1/2 इनटू मॉड x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर तुम इसको ओपन करो तो ये x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 जब x पॉजिटिव है, और माइनस x की पावर 3/2 जब x नेगेटिव है। तो यहाँ से f डैश x निकालो, सो डिफरेंशिएट करो सिंपली, 3/2 x की पावर 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 3/2 माइनस में x की पावर 1/2, सो x मोर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। 0 पर डिफरेंशिएबल है, ये चेक कर लो, डिफरेंशिएबल है एक्चुअली। तो राइट हैंड लिमिट 0 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, तो ठीक है, मतलब ये ओके है, ठीक है। तो मेरा ऐसा ना हो पावर नेगेटिव हो जाए, यहाँ चूंकि x भी तो है इसलिए ऐसा नहीं होगा, पावर नेगेटिव होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता 0 पे, तो ओके है, मतलब एग्जांपल एक दिखा दिया। सो ये फंक्शन जो है दिस इज differentiable at x is equal to 0, even f dash 0 you will have 0, you check। so right hand derivative left hand derivative equal आएगा। ठीक है भाई, तो किसी को डाउट है तो यू आस्क, if you have doubt in this or in this, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन गलत था, ये इसमें डी करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम? रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? बताओ, ये भी क्लास 12 में था हालांकि, हाँ। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम? कोई भी ट्राई करो। f और g दो फंक्शन है जो कंटीन्यूअस और क्लोज इंटरवल a to b और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a to b, और f a इक्वल्स टू f हो, एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा जिसका f डैश c 0 हो जाएगा। एक फंक्शन f है, यहाँ दो फंक्शन जो होते हैं एक ही की जरूरत है ना। सो कोई फंक्शन है, फंक्शन f जिसका डोमेन मतलब एटलीस्ट इस पे डिफाइंड हो, है ना। ये मान लो यहाँ से r है, सो मतलब ये फंक्शन डिफाइंड हो इंटरवल ए बी पे, डोमेन है ना, ध्यान दो डोमेन है ना, डोमेन एटलीस्ट ए बी कंटेन करता हो। सो ऐसा समझ लो कि एक फंक्शन है जो डिफाइंड है इंटरवल ए पी पे, तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ दैट इज कि f इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, तो इसका मतलब डिफाइंड है ना, डोमेन है, तो इसका मतलब f डिफाइंड हो। सो पहली कंडीशन क्या है? f फंक्शन डिफाइंड हो आपके पास इंटरवल ए बी पे, कॉमा f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी, एंड जो फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देखो मतलब एटलीस्ट ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल हो, है ना। उससे लार्जर इंटरवल डिफरेंशिएबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए बी इंटरवल पे डिफरेंशिएबल ओपन पे। सो देन ये थ्योरम गारंटी करता है कि देयर एग्जिस्ट, अच्छा तो ये मीन वैल्यू थ्योरम हो जाएगा। तो एक और कंडीशन है इसमें, है ना। सो एक और कंडीशन है, एंड कि एफ ए और एफ बी इक्वल हो, एंड पॉइंट पे दोनों सेम वैल्यू अटेंड कर रही हो, ठीक है। तो उसके बाद ये थ्योरम कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होना चाहिए? देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट c in interval AB such that f dash c is equal to 0, such that f dash c is equal to 0। So एक ऐसा कांस्टेंट c एग्जिस्ट करेगा AB में कि जहां f dash c 0 हो जाएगी। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो इंटरप्रिटेशन ये है कि AB पे फंक्शन की सेम वैल्यू है। तो कोई ऐसा फंक्शन है, मान लो अभी एग्जांपल के लिए ऐसा बना दूं मैं कि A पे और B पे सेम वैल्यू है। अरे एक मिनट,
हेलो, हाँ गुड इवनिंग सत्संग, बताओ कैसे हो, कैसे चल रहा है कानपुर? मैं भी ठीक हूँ। मेरा हो गया, मतलब सबमिट 3 साल बाद ही कर सकते हैं, तो अगले साल सबमिट करेंगे। अच्छा हाँ, वो टेक्स्ट की थी गेट स्टैटिस्टिक्स के लिए ना। बता रही थी वो। हाँ कर देंगे यार, क्या फीस इतना हम कहाँ, फीस है 10,000 रुपये रखा हुआ है, लेकिन कर देंगे कम, बोलना जो समझ आए दे देंगे, ठीक है ना, जो उचित लगेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो, बहुत बच्चे, 150-200 बच्चे हैं, बहुत बच्चे हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, जितना होगा उतना दे देगी। बाकी तुम्हारा क्या प्लेसमेंट का चल रहा है? दिसंबर में प्लेसमेंट होगा ना? कोई नहीं, हो जाएगा यार, तुम्हारा तो बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है पहले से ही, ये अरे हो जाएगा, ट्राई करना इम्पोर्टेंट है, ट्राई नहीं करोगे तो पक्का हार जाओगे, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये है, हो ही जाएगा, कोई नहीं, 6 महीने की बात है। और नहीं नहीं, कानपुर एक अलग लेवल है, उसमें ना बहुत प्रोफेसर भी बहुत दाखिल लोग बहुत डिफिकल्ट पढ़ाते हैं थ्योरेटिकली ना। हाँ कौन पढ़ा रहा है? सूरज, अच्छा ये साइज मैं मिला हूँ उससे, वो जवान सा है ना, यंग सा ही तो है। उसका रिसर्च एरिया क्वांटाइल रिग्रेशन है, रिग्रेशन पे काम करता है वो। अच्छा हाँ हाँ, प्रबल चक्रवर्ती के अंदर पीएचडी किया, मैं पिछले साल ISI गया था ना, तो मिला था इन लोगों से। ये कौन पढ़ा रहा है, इन्फ्रेंस कौन पढ़ा रहा है? धनवीर दूसरा। अच्छा ओके, ठीक। हाँ चलो, ये हमारे पुराने एक्चुअली बच्चे हैं जैम के, जो है ना कभी 1-2 साल बाद फ़ोन करते हैं, तो मैं इसको उठा लिया। तो ये जैम 2022 वाला बच्चा है, तो जो कानपुर में है एक्चुअली, तो ठीक है। देखो, सो एफ डिफरेंस ये मतलब सेम ही स्टेटमेंट है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि आपके पास ये एक कंडीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, उस में सब लोग जानते तो हैं, 11 टूल्स में था ये। सो एफ ए और एफ बी क्या है हमारे पास, दोनों इक्वल है। यहाँ पे ये कंडीशन ड्रॉप कर देते हैं बस, तो ये वाला कंडीशन जब ड्रॉप हो जाता है तो आपके पास डिफाइंड है एबी पे, कॉन्टिन्यूअस है इस पे, डिफरेंशिएबल है इस पे, देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी belongs to AB, है ना, such that F dash C is equal to FB minus FA upon B minus A, इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, स्टेटमेंट सबको क्लियर होगा ही यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्या है कि एफ फंक्शन डिफाइंड है एबी पे, मतलब डोमेन इसका एटलीस्ट एबी अगर डोमेन लो तो फंक्शन उस इंटरवल में डिफाइंड होने चाहिए, और फंक्शन डिफाइन होने चाहिए इंटरवल पे, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे एटलीस्ट इस पे डिफरेंशिएबल हो, देन एक कांस्टेंट आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इसका फिर से वही इंटरप्रिटेशन लाइक ए और बी है। सो इसका क्या, ये राइट साइड का क्या मतलब होता है, राइट साइड क्या है, ये राइट साइड का इंटरप्रिटेशन क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या बताता है? हाँ तो देखो, यहाँ कोई पॉइंट है और मान लो कोई फंक्शन की वैल्यू ये, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a, fa, मतलब x, y होता है ना, तो x तो a है, ऐसी कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो लेट्स से b, और इसका y कोऑर्डिनेट fb होगा। सो इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से है, ठीक है। सो अब क्या होगा
कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप लाइन सेगमेंट ज्वाइन करो इसके बीच का, तो ये जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट का स्लोप राइट साइड है आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो ये क्या है, स्लोप है इस लाइन सेगमेंट का। और तो ये कहता है कि एक ऐसा कांस्टेंट आपको मिलेगा जहां पे हम आगे भी देखेंगे ये चीज कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये कहना चाह रहा है कि एक तो डिफरेंशियलिटी का इंटरप्रिटेशन बताया था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है। डेरिवेटिव क्या बताता है कि उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो वो एफ डैश सी होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सी कोई पॉइंट होगा बीच में जहां पे, सो इस तरीके से होगा आपके पास कि एफ डैश सी जो होगा, मतलब सी यहाँ पे कोई पॉइंट मिल गया मान लो, तो ये स्लोप और ये स्लोप है, राइट साइड इज द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए कॉमा एफ ए, एक पॉइंट है बी कॉमा एफ बी, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो जो उसका स्लोप है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है, और ये स्लोप एट पॉइंट सी। तो यही कहना चाहता है कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको कि जहां पे टेंजेंट का स्लोप उस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एफ ए एंड बी एफ बी इक्वल होगा। और यहाँ पे यही चीज उस पे बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एफ डैश सी जीरो है, तो अगेन जीरो किसका स्लोप होता है, एक्स एक्सिस का, ठीक है ना, एक्स एक्सिस या कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप जीरो है। सो यहां कहना चाहता है कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ओपन ए बी में इस तरीके से, तो यहां भी मीनिंग वही है। देखो ये जो पॉइंट था ए एफ ए, दिस पॉइंट इज बी एफ बी, ऐसा है। अब ये है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी हो जाएगा, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो आपके पास क्या हो गया कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, तो स्लोप जीरो हो जाएगा। तो मतलब उस ये चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, क्योंकि एफ ए एफ बी इक्वल है तो वो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप जीरो होगा। तो एक ऐसी पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगी जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है और वो मीन वैल्यू थ्योरम जो आप ऑलरेडी जानते हो। अब इसका यूज है काफी, है ना, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन क्वेश्चन का देखेंगे अभी। ठीक है, स्टेटमेंट ओके है, तो स्टेटमेंट सबको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो तुम ये देख सकते हो कि एग्जाम में क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग, उस तरीके से होता है। ठीक है, इसको स्टेटमेंट बस याद रखना, बाकी याद तो होगा ही तुम लोगों को। डिफाइन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड दिस, यहाँ 4 कंडीशन है, देन कंक्लूजन इज दिस, ठीक है। और यहाँ पे 3 कंडीशन है, डिफाइन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ये है, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पे ऐसा हो रहा होगा। सो चलो कुछ एक, हाँ कुछ पूछना किसी को? हाँ पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाऊंगा टेंजेंट के स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी हमने आज बेसिक्स तुम्हें पढ़ाया डिफरेंशिएशन और एक दो स्टेटमेंट लिखा दिए। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। हालांकि नॉर्मल क्या होता है, जैसे कोई आपने कर्व, मान लो ये कर्व है मेरा फॉर एग्जांपल, तो ये आपका टेंजेंट है और टेंजेंट पे जो एक लाइन ड्रॉ करो तो वो नॉर्मल है, तो ये आपका टेंजेंट है और ये आपका नॉर्मल है। सो है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आगे मैं बताऊंगा, हालांकि ना मैं बताया, मान लो ये पॉइंट x बराबर c है, ये c पॉइंट पे है फॉर एग्जांपल, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट है c, fc। सो ये है ना, तो आप जानते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सब नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत है, एग्जाम में इस पे भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। तो f' क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और आप लोगों को ये पता ही होगा ऑलरेडी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? हाँ जी, क्या आता है f' के टर्म में बताओ? -1/f'। हाँ, so this is -1/f'.
सो आप लोग जानते होंगे कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है सो m1 into m2 is equal to -1 होता है ना. सो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मान लो L1 is perpendicular to L2, then this happens. N1 is parallel to L2, then this happens. तो ऐसा है, ठीक है ना. सो इस तरीके से तो इसको नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करूंगा मैं, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस पे डिक्रीजिंग है. टैंजेंट का स्लोप नॉर्मल का स्लोप हो गया, टैंजेंट इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन हो गई, या इंक्रीजिंग डेज हो गया. मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया तुम्हारा, या ग्लोबल मैक्सिमा उसी को बोलते हैं. और क्या रह गया, हाँ मतलब फिर क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है. तो वन वेरिएबल है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, टू वेरिएबल है सैडल पॉइंट बोलते हैं, है सेम ही चीज, बट टू वेरिएबल में खाली न्यू नेम है सैडल पॉइंट, जिसको वन वेरिएबल है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, है ना. तो ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये सब जैम का सिलेबस है, ठीक है ना. वन वेरिएबल कैलकुलस पूरा करना है तुम्हें, जो 11th-12th में था वही चीज है. बस क्वेश्चन थोड़े जैम में डिफिकल्ट हो सकते हैं उससे, बट IIT JEE मेंस एडवांस से क्वेश्चन करोगे तो उससे डिफिकल्ट नहीं होगा. इवन एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे दैन जो जैम में आएगा, ठीक है. सो ये सब नेक्स्ट क्लास में आगे एक बार और टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेनली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. मैं चाहूंगा एक बार तुम लोग 11th-12th वाले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवाइज कर लो. तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन में यूज होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. उधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी में यूज होता है. तो ये है, ठीक है. आई थिंक तो अभी मैं हाँ सर एक आपने ना पिछले क्लास में एक क्वेश्चन लिया था, वही रोलिस थ्योरम या लैग्रेंज थ्योरम से वो सॉल्व हो गई क्या था? बताओ कोई क्वेश्चन कौन से. अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना, हाँ. तो उस क्लास में वो आपने लिया था, लेकिन हमारा ये रोलिस थ्योरम पढ़ के नहीं हुआ था, इसलिए हमने वो ड्रॉप किया था. अच्छा, तो ढूंढना पड़ेगा, हो जाएगा ऐसे तो. मैंने सर ग्रुप में भेजे है वो, सर वो देखो ना. अच्छा चलो चेक करते हैं. सो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जैसा था, चलो इसको कर लेते हैं. हाँ, उस दिन ड्रॉप कर रहे थे ना, देखो. सो ये जो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा है, f आपका -1 से 3 में डिफाइंड है 2r, और इस तरीके से है कि f ऑफ -1 आपको दे रखा है कितना 1, f ऑफ 3 दे रखा है आपको 7. तो आपसे पूछ रहा है f1 बताओ, ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है f1 क्या है. ओके, तो यहां से क्या करोगे, देखो. सो आपको एक और कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, f' का जो मॉड है दैट इज बिटवीन लेस देन इक्वल टू 3/2. सो f' और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू -1 टू क्या है 3. तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा ये, हाँ जी. तुम्हें f1 चाहिए ना, तो ब्रेक करो f1 पे, तो वहां से दो इक्वेशन आ जाएगी ना. तो इसको यू फर्स्ट ब्रेक इनटू, देखो अगर मैं इसी, अब क्या करोगे इसको आप, सो यू सी दिस कंडीशन यू हैव गिवन, तो आप इसको यूज करेंगे. तो पहले आप इस फंक्शन को डिफाइन करो -1 to 1. एक बार यहां आप रोल्स थ्योरम लगाओ, तो क्या होगी, f' इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, f1 माइनस f-1 अपॉन fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, यही ना. सो f-1 क्वेश्चन में दे रखा है, -1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया ना. सिमिलरली तो मान लो इसको मैं अभी f' बोल दो, ठीक है. तो यहां से क्या होगा, यू सी केयरफुल्ली. तो यहां से आप देखोगे आपको दे रखा है कि f', तो f' भी जो होगा लेस देन 3/2 ही होगा. तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट आई अप्लाइड मीन वैल्यू थ्योरम ओवर दिस इंटरवल. तो f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये आ गया. और ये दे रखा है तो इसको यूज कर लो, तो इसकी जगह पे वो रख दो. सो नाउ यू हैव f1 माइनस 1 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको जरा, यू जस्ट, सो क्या आ जाएगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 आ जाएगी. सो f1 की वैल्यू किस इंटरवल में आएगी, 3 हो गई ना, तो उधर जाएगी तो 4 और -3 + 1 -2. चेक कर लो भाई, ये आ गया. सो अभी मैंने क्या किया,
ये जो इंटरवल -1 से, चूंकि मुझे f1 चाहिए था, तो f1 चाहिए था, तो व्हाट आई डिड, -1 to 1 में मीन वैल्यू थ्योरम लगाया। अब इसी को आप क्या करो, नाउ यू अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम ओवर कौन से पार्ट में लगाओगे, बताओ आगे क्या होगा। 1 2 3 हाँ, सो नाउ यू अप्लाई द सेम थ्योरम ओवर 1 2 3। सो अब यही चीज आप क्या करो, यू टेक द इंटरवल ओवर 1 2 3 to r। सो इस पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ। सो f डैश c में भी डिफरेंट, लाइक यू से c1 ले लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि हर उसके लिए होल्ड कर रहा है ना, f डैश c1 इज इक्वल टू होगा f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1, जो कि इक्वल आएगी f3 कितना दे रखा है क्वेश्चन में 7, तो 7 माइनस f1 कितना है, अच्छा f1 निकालना है मुझे, f1 अपॉन 2, सो ये f डैश c1 हो गया। अगेन दिस सेड f डैश x लेस देन इक्वल टू 3/2 फॉर ऑल x, तो सेम कंडीशन यूज हेयर। सो सेम कंडीशन मतलब इसका मॉड ले लो, है ना, तो मॉड लोगे तो मतलब 7 माइनस f1 अपॉन 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/2, दिस इज गिवन यू इन द क्वेश्चन, जैसे यहाँ भी पुट किया मैंने ये चीज, बिकॉज दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो f डैश x you can choose anything between -1 and 3, so here your c1 is between -1 and 1, here your c2, अच्छा c1 यहाँ लिया, c2 ले लो, so here your c2 is between 1 and 3, और ये दोनों के लिए ट्रू है ये, so you just simplify it। तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे 2 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो पहले ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 से 3 में, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, यहाँ से इंटरवल का रेंज क्या आएगा f1 का, मुझे कोई बताओ। तो यहाँ से f1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पहले तुम क्या करो 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे तो -10, और वहाँ हो जाएगा -4, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 से 10 हो जाएगा, तो f1 हो जाएगा 4 से 10 तक। So this is one condition, this is other condition. What is intersection between them? ये कह रहा है कि fx लेस देन इक्वल टू 4 है, f1 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये कह रहा है f1 मोर देन इक्वल टू 4 है, और दोनों होल्ड करने चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि f1 को क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली 4, दिस इज द आंसर। चलो एटलीस्ट अच्छा क्वेश्चन में करा दिया, अच्छा है। सो दिस क्वेश्चन वाज कि ये फंक्शन -1 से 3 में डिफाइन था, ये आपको गिवन है, सो यू हैव गिवन, सो आपको ये गिवन था, तो मुझे ये आइडिया कैसे ब्रेक करना है, ये -1 से 3 था, तो -1 से 1, 1 से 3, क्यों आइडिया आया, बिकॉज दे आस्क्ड f1, इसलिए आइडिया आया ये, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा ना। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जैम गेट के पेपर में हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। सो आज जस्ट हमने बेसिक डिस्कस किया डिफरेंशिएशन का, ठीक है, तो अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। चलो थैंक यू, गुड नाइट अभी के लिए। जी सर लोकस सिलेबस में है क्या? लोकल क्या मैक्सिमम है वहाँ, लोकस नहीं, लोकस नहीं है, वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, वो आता है ना लोकस ऑफ पॉइंट, नहीं वो नहीं है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पैराबोला का एरिया वगैरह बताता है तो कौन सा जाएगा, नॉर्मल से जाएगा, इस टाइप की क्वेश्चन। नहीं, एरिया तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करके फाइंड करना, वो वाला एरिया है यूजिंग इंटीग्रेशन वाला, ये लोकस ऑफ कर्व ये सब नहीं है यहाँ पे। वो पीवाई देख के समझ आ जाएगा, तुम देखो उस तरह क्वेश्चन आए हैं तो वो सिलेबस में नहीं है वो लोकस, ठीक है।